हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 और 1.2। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के? तो इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य बराबर है 0 बटा 1, यहाँ पर P बराबर है 0 और Q बराबर है 1, दोनों पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ Q का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम शून्य को लिखते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, इस प्रकार, क्योंकि सभी शून्य के ही बराबर होंगे, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास 3 और 4 दिया है, उनके बीच में हमने 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 3 और 4 पूर्णांक परिमेय संख्याएं भी हैं, इनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 3 को लिखते हैं हम 3 बटा 1। अब इसकी अगर तुल्य भिन्न ज्ञात करें हम, तो अंश और हर में हम 7 से गुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं इन दोनों के बीच में, तो हम 6 जमा 1 7 के बराबर अंश और हर में गुणा कर देते हैं, 7 से गुणा कर देते हैं। तो इसकी 3 बटा 1 की तुल्य भिन्न बनती है 21 बटा 7। इसी प्रकार 4 बराबर है 4 बटा 1 लिखा जा सकता है, लेकिन 4 बटा 1 की तुल्य भिन्न बनेगी 4 गुणा 7 बटा 1 गुणा 7, जो कि 28 बटा 7 हुआ। हर इसमें पहले से ही बराबर हैं, इस बात का ध्यान रखना आपने कि कई जगह किसी क्वेश्चन में हर बराबर नहीं दिए होते हैं। यहाँ पर दोनों के हर 1 1 हैं, तो इसलिए हम अंश और हर को दोनों केसेस में, दोनों परिस्थितियों में 7 से गुणा करते हैं दोनों जगह। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 प्राप्त होता है। अब 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में आप परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं 6, वो हैं 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ये दोनों नहीं लेंगे आप, इन दोनों के बीच में, तो 6 परिमेय संख्याएं होगी। प्रश्न नंबर 3 है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ भी दोनों के हर बराबर हैं, 5 5 के बराबर हैं। 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो हम अंश और हर को 6 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाती है 3 बटा 5 की तुल्य भिन्न 3 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6, जो कि 18 बटा 30 होता है। तुल्य भिन्नों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तथा 4 बटा 5 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6, जो कि बन जाता है 24 बटा 30। इस प्रकार अब आप देखेंगे 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आ जाएगी। 18 बटा 30 से आगे 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30। अगर आपसे 10 परिमेय संख्याएं पूछी होती तो इस प्रकार आपको इसका हर और बड़ा बनाना पड़ता, अंश और हर को आपको बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ती। यहाँ केवल 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, तो हमने 6 से गुणा की। अगर आपसे पूछी जाती इसमें 10 परिमेय संख्याएं, तो आप अंश और हर को फिर 11 से गुणा करते। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
जैसे पहला भाग है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है या असत्य है? तो इसका हल है, पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखी है, पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, और प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 1 से 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। दूसरा पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। आपको पता है पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती रहेंगी। लेकिन जो पूर्णांक हैं वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे नफी 1, नफी 2, नफी 3, नफी 4, नफी 5 डैश डैश माइनस इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो ऋणात्मक मतलब ये शून्य से छोटे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन हमारी जो पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, वो शून्य से शुरू होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। अब तीसरा पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि यह सभी परिमेय संख्याओं के लिए हमेशा सत्य नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहां पर 1/2, नफी 3/4, 5/6 परिमेय संख्या हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं है। सभी के सभी पूर्णांक जो हैं वो परिमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं, क्योंकि कुछ परिमेय संख्याएं इन पूर्णांकों के मध्य आएंगी। दो लगातार पूर्णांकों के बीच में असंख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं तो होती हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं होंगे। जैसे 1/2, नफी 3/4, 5/6 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांकों के बीच में आती हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है। संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे दोनों को, परिमेय संख्याओं को भी और अपरिमेय संख्याओं को भी। जैसे पहला मैंने यहाँ एक संख्या रेखा ली है, तो संख्या रेखा में शून्य बीचों बीच है, उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक है, अप टू इन्फिनिटी चलते रहेंगे 1, 2, 3, 4 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक हैं जो शून्य से छोटे हैं, ये भी माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत तक चलते रहेंगे। और शून्य और 1 के बीच में मैंने बताया दो लगातार पूर्णांकों के बीच में असंख्या परिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने दिखाना है संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 1/3 को, भिन्नों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 1/3 का मतलब क्या है? अब किसी एक रोटी को अगर मैं 3 बराबर भागों में विभाजित करता हूं और एक भाग उसमें से ले लेता हूं, ये छायांकित भाग किया है मैंने, 1 भाग 3 में से 1, तो इसको बोलेंगे हम, ये जो एक हिस्सा हुआ 1/3। या ऐसे समझ लो कि एक रोटी को 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है, तो एक व्यक्ति का हिस्सा जो होगा वो होगा 1/3। तो ये जो
1/3 है, आप पहले पढ़ चुके हैं, एक ऐसी भिन्न है परिमेय संख्या जो है ये भिन्न भी 1/3 उचित भिन्न है जो कि 1 से छोटी होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो ये उचित भिन्न होती है। तो उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटी होगी, इसका अर्थ अब यहाँ क्योंकि ये धनात्मक है तो शून्य के दाईं ओर ही स्थित होगी, शून्य और 1 के बीच में आएगी क्योंकि 1 से छोटी है। अब इसको संख्या रेखा के ऊपर कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, जैसे हमने 1 के 3 बराबर हिस्से किए थे यहाँ पर, तो हम शून्य और 1 के बीच में भी 3 बराबर हिस्से करते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा हिस्सा हुआ। तो जो पहला हिस्सा है वो बनेगा 1/3, दूसरा 2/3 और तीसरा 3/3। मतलब अगर तीनों हिस्सों को ले लिया जाए तो संपूर्ण बन जाता है। भिन्न जो होती है वो संपूर्ण का ही भाग होती है। तो 1/3 हमने संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है तो 1/3 यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर परिमेय संख्या में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इसको संख्या रेखा के ऊपर कैसे दर्शाएंगे हम 5/3 को। अब इसका अर्थ ये हुआ, 5/3 का मतलब ये है सीधे शब्दों में, अगर 5 रोटियां हैं हमारे पास, उनको 3 बराबर व्यक्तियों में बांटेंगे। 5 रोटियों को 3 बराबर हिस्सों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा आएगा वो होगा 5/3। तो 5/3 क्या है, अब इसको समझते हैं। संपूर्ण जो एक रोटी है उसके कितने बराबर हिस्से होंगे, जितना हर है 3 बराबर हिस्से होंगे। तो 5/3 है, इसका मतलब 1/3, 2/3, 3/3। अब दूसरी रोटी से भी कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, 4/3, 5/3। मतलब 2 बराबर जो हिस्से हैं दूसरी रोटी से भी लेना पड़ेंगे, तभी 5/3 बनेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि 5/3 जो है 1 से बड़ा है क्योंकि एक रोटी यहाँ पूरी हो चुकी है और दूसरी रोटी से 2 हिस्से, 2 बराबर हिस्से, जिसके 3 हमने बराबर हिस्से किए थे, 2 हिस्से और लेना पड़े तो ये टोटल मिल के हो गए 5/3 जो कि 1 से बड़ा होगा। तो संख्या रेखा पर हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो संख्या रेखा पर आपने देखा 3/3 जो कि 1 के बराबर है। फिर आगे यहाँ देख लो 3/3 है 1 के बराबर, और आगे 4/3, 5/3, 4/3, 5/3। इस प्रकार हम संख्या रेखा के ऊपर परिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो फिर हम शून्य के बाईं ओर इसी प्रकार बाईं ओर उनको निरूपित करेंगे। अब बारी आती है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। अब संख्या रेखा के ऊपर हम अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपित कर सकते हैं क्योंकि संख्या रेखा के ऊपर सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। यहाँ जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, ये सारी कैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको संख्या रेखा के ऊपर हम निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वर्गमूल 5 का, संख्या रेखा के ऊपर उसको कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ वर्गमूल, क्योंकि 5 जो बराबर होता है वो होता है 4 + 1 मतलब 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। अब इसको अगर दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले लेते हैं तो वर्गमूल 5 बराबर है वर्गमूल 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, पूरे का वर्गमूल हो जाता है वर्गमूल 5। अतः हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज OAB की रचना करते हैं जिसमें O से A तक जो दूरी है वो लेते हैं 2 मात्रक। ये जो संख्या रेखा है इसके ऊपर पहले मैंने बीचों बीच शून्य को प्रदर्शित किया है
दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 इस तरह से हैं जैसे पहले करते आए, और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक n1 n2 n3 हैं। तो वर्गमूल 5 को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करने के लिए हमने एक समकोण त्रिभुज OAB की रचना की, जिसमें OA कितना लिया, 2 मात्रक। क्योंकि देखो 2 का वर्ग, अगर यहाँ मैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करता हूँ तो इसमें कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पर OA लिया मैंने 2 मात्रक, देखो 0 से 1 से लेकर 2 तक 2 मात्रक। आप इसको इंचों में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ 2 इंच लिया है अपनी स्केल में, 2 मात्रक। और समकोण त्रिभुज की रचना की OAB, इसमें यहाँ A बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है और A से B तक 1 मात्रक काटा है, जितना 0 से 1 मतलब 1 इंच ऊपर को काटा है। OA 2 इंच के बराबर लिया है, 2 मात्रक लिया है मैंने। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर है OA का वर्ग जमा AB का वर्ग, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब OB का वर्ग बराबर है OA लिया है 2, तो 2 का वर्ग जमा AB लिया है 1 का वर्ग। या दोनों पक्षों में हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो OB का वर्ग, अब यहाँ भी वर्गमूल ले लिया, यहाँ भी इस पक्ष में भी, तो OB का वर्ग पूरे का वर्गमूल अगर लेते हैं किसके बराबर बन जाता है, 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग पूरे का वर्गमूल। या अब OB का वर्ग का मतलब होता है घात 2 और वर्गमूल का मतलब घात 1/2। तो ये घातें कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2, तो OB की घात रहेगी 1, मतलब OB आ जाएगा यहाँ। और दूसरे पक्ष में हम लिख सकते हैं बराबर है 2 का वर्ग हुआ 4 जमा 1 का वर्ग 1, तो वर्गमूल 4 जमा 1 वर्गमूल 5, 4 जमा 1 पूरे का वर्गमूल है, जो कि कितना बन जाता है वर्गमूल 5। अतः OB बराबर है किसके बराबर आ जाता है, वर्गमूल 5 के बराबर। लेकिन OB तो संख्या रेखा के ऊपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, O बिंदु से OB के बराबर प्रकार खोलकर एक चाप लगाते हैं और जो संख्या रेखा को P बिंदु पर काटती है। अब OB और OP बराबर होंगे, क्योंकि जितना प्रकार मैंने O से B तक खोला है वही संख्या रेखा को वही चाप P बिंदु पर काट रही है, तो OB और OP बराबर होंगे। इसलिए संख्या रेखा के ऊपर P बिंदु वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा, क्योंकि O बिंदु 0 को निरूपित कर रहा है, तो 0 से आगे और 2 से आगे, 0 से आगे इधर 1 2 से आगे और 2 और 3 के बीच में आ रहा है P बिंदु। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्गमूल 5 2 दशमलव कुछ समथिंग होगा, जो कि 2 और 3 के बीच में आएगा वर्गमूल 5 का मान। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा के ऊपर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अब आगे प्रश्नावली 1.2 का हम पहला प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। तो पहला, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका हल है सत्य, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो ये सत्य है, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनी होती हैं। तो उसमें अगर परिमेय संख्या है तब भी वो वास्तविक है, अपरिमेय संख्या आती है तब भी वास्तविक है, अगर अपरिमेय ही है अकेली तब भी वास्तविक है, परिमेय ही होगी तो भी वास्तविक संख्या है, अगर दोनों का योग है तब भी वास्तविक संख्या है। दूसरा भाग, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये असत्य है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप और उदाहरण भी ले सकते हैं। अब वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, पर संख्या रेखा पर इन दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत संख्याएं होंगी जो वर्गमूल m के रूप की नहीं होंगी, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि वर्गमूल m की जगह आप प्राकृतिक संख्याएं ही यहाँ पर भर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे m की जगह मैंने यहाँ पर 2 भरा है और अगली प्राकृतिक संख्या भर दी 3। तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के बीच में अनेक संख्याएं हैं, इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु केवल इसी रूप का नहीं होगा, इनके बीच में और भी अनंत संख्याएं होंगी। अब तीसरा भाग है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका हल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, असत्य। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। यह एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं दोनों का संग्रह होती है। यह एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे यहां वर्गमूल 4 है, वर्गमूल 4 का मान होता है 2। ये 8वीं कक्षा में आप वर्गमूल पढ़ चुके हैं। और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। वर्गमूल 16 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा ये सभी संख्याएं परिमेय हैं। 2 भी परिमेय संख्या है, इसको लिखते हैं हम p/q के रूप में 2/1। 3 भी परिमेय संख्या है, 3/1। 4 भी परिमेय संख्या है, 4/1, क्योंकि 4 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं। 5/1 लिख सकते हैं, 5 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं। 6/1 दोनों ही पूर्णांक हैं। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होंगे, वो परिमेय भी हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी हो सकती है। अब आगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें शांत है, दूसरा अनवसानी आवर्ती है। जैसे पहले का उदाहरण लेता हूं मैं, 1/2 p/q के रूप की संख्या है। इसका दशमलव प्रसार देखो, क्योंकि परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार मतलब 2 से हम 1 को भाग करेंगे। तो 2 से 1 को भाग करते वक्त देखो, इसको मैं लिखता हूँ 1.000, जितनी मर्जी 0 लगा लो दशमलव के बाद। तो ये 2 से जब 1 को भाग करते हैं, 2 0 मतलब 0 से जाएगा, 2 गुणा 0, छोटा चाहिए यहाँ अंक, तो यहाँ घटाकर 1 आता है। फिर हम दशमलव के बाद का अंक जैसे ही उतारते हैं 0, तो यहाँ हमारे भागफल में भी दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ बन गया 10, 2 से 2 × 5 = 10,
तो 0.5 आ गया और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो इस तरह के दशमलव प्रसार जिनमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, पूरा भाग हो जाता है या समाप्त हो जाता है दशमलव के बाद, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो कहलाता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। अब दूसरा, परिमेय संख्याओं का इस तरह का दशमलव प्रसार भी हो सकता है, अनवसानी आवर्ती जिसको बोलते हैं, बी भाग में 1/3 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। कैसे? यहाँ हमने 3 से 1 को भाग करना है, तो 1 को लिखते हैं 1.0000 जितनी जीरो लगा लो। तो पहले तो 1 को भाग कर रहे हैं, 3 गुणा 0 होता है 0, 3 एकम 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको अंक को उतारते हैं 1। अब दशमलव के बाद वाला अंक हमने जैसे ही 0 उतारा, यहाँ पर भागफल में भी 0 दशमलव लग जाएगा 0 के बाद, तो यहाँ बन जाता है 10। अब 3 3 9, शेष बचता है 1। इस प्रकार 10 बन गया। फिर से अगला 0 उतारा तो 3 3 9, भाग शेषफल बचा 1। फिर से भाग करते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि बार बार शेषफल 1 आता है, अगली 0 उतारते जाते हैं हम। तो इस तरह से भागफल कभी भी समाप्त नहीं होगा और शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा। तथा अंक 3 की पुनरावृत्ति आप देख रहे हैं, अंक 3 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं 1/3 को 0.3333 अनंत बार आता रहेगा है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है इसको लिख देते हैं हम 0 क्योंकि यहाँ 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो 3 के ऊपर ही बार का निशान लगेगा। 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर कोई अंक 2 बार आते, जैसे 0.45 45 45 45, तो 45 के ऊपर बार का निशान लगाते हम, लेकिन यहाँ 3 के ऊपर ही बार का निशान लगेगा, क्योंकि 3 3 3 3 3 3 के ऊपर ही ये निशान लगा है, क्योंकि इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह का दशमलव प्रसार कहलाता है अनवसानी आवर्ती। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? अनवसानी अनावर्ती। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अनवसानी अनावर्ती। परिमेय संख्याओं में आपने देखा था 2 प्रकार के थे, एक था शांत और अनवसानी आवर्ती था वहां पर, लेकिन यहां अनवसानी अनावर्ती होगा। जैसे वर्गमूल 2 का मान 1.4142 135 2 3 7 इस तरह से चलता रहेगा अनंत तक, और किसी अंक की यहाँ पर पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ये समाप्त भी नहीं हो रहा है आगे। इसी प्रकार पाई का मान 3.14 कई स्थानों तक, मतलब अनंत तक ये भी चलता जा रहा है और कहीं भी किसी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार 0.10 110 1110 इस तरह से चलता रहेगा और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं इनको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, और ये दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। तो जब आप इस एक्सरसाइज के 1.3 के क्वेश्चन करेंगे तो ये डिटेल में आपको और ज़्यादा जब एग्जाम्पल्स लेंगे और प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, उस टाइम में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।